नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बार की तरह 35 क्वेश्चन लेके आया हूं। सबसे पहले हम सारणी पर नजर डालेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम डिटेल में देखेंगे। खेल से हमने कुल 11 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 6 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान से 2 क्वेश्चन है, पुरस्कार से 3 है, पुस्तक से 2 है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी 2 क्वेश्चन है। योजना से हमने टोटल 4 क्वेश्चन लिए हैं और दिवस से 1 क्वेश्चन है और विविध की बात करें तो विविध से 4 क्वेश्चन है। ठीक है, 35 क्वेश्चन है। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं खेल का। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? सेफ डी मिशन के रूप में। ठीक है, ए है पीटी उषा, बी है साइना नेहवाल, सी है अभिनव बिंद्रा और डी है सत्यप्रकाश सांगवान। तो पेरिस पैरा ओलंपिक की शुरुआत आज से शुरू हो जाएगी 28 अगस्त से। और इसका जो सेफ डी मिशन की बात करें तो सत्यप्रकाश सांगवान जी को इसके लिए नामित किया गया है। ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए, है ना दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस के नीचे स्टैटिक जीके होती है और कुछ के नीचे उन्हीं से रिलेटेड उनका एक्सप्लेनेशन होता है, तो इनको भी आपको अच्छे से देखना है क्योंकि इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो भारत की पैरा ओलंपिक समिति ने उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश सांगवान को पैरा ओलंपिक जाने वाले भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में नामित किया है। भारत आगामी पैरा ओलंपिक के लिए अपना सबसे बड़ा दल भेज रहा है, जिसमें 84 पैरा एथलेटिक शामिल हैं। सबसे बड़ा दल है जिसमें 84 यानी कि 84 पैरा एथलेटिक जा रहे हैं और इसकी शुरुआत 28 अगस्त से हो चुकी है। ठीक है, तो सत्यप्रकाश सांगवान आपका इसमें राइट आंसर होगा। क्लियर। आगे देखेंगे। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? ए है पाकिस्तान, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है भारत और डी है UAE। तो कहाँ किया जाएगा? UAE में, है ना। पहले बांग्लादेश में फिक्स था, लेकिन बांग्लादेश में आपको पता है वहाँ पर आंतरिक सुरक्षा का हिंसा हो गई थी, इस वजह से वहाँ पर अभी कैंसिल कर दिया गया है ICC ने और इसकी जगह अभी UAE में करवाया जाएगा। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं इनको। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने एक बोर्ड बैठक के बाद आगामी महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश से UAE में स्थानांतरित करने की घोषणा की है। ठीक है, इसमें 10 टीमों का यह टूर्नामेंट 3 अक्टूबर से शुरू होगा। ठीक है, 10 देश इसमें भाग लेंगे और ये 3 अक्टूबर से UAE में किया जाएगा और इसका जो आयोजन है वो दुबई और शारजाह में किया जा रहा है। ठीक है, तो क्लियर है। बांग्लादेश की जगह कहाँ हो रहा है? UAE में, महिला T20 विश्व कप। आगे देखेंगे। हाल ही में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? ए है विनय टिकैत, बी है सुजीत छिल्लर, सी ऑप्शन में अजीत यादव और डी है रौनक दहिया। तो अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो कांस्य पदक जीता है वो रौनक दहिया ने जीता है। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। तो यह आयोजित कहाँ हो रहा था? जॉर्डन के अम्मान में। कहाँ पर? जॉर्डन के अम्मान में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप चल रही थी और उसमें अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रौनक दहिया ने ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम कैटेगरी में तुर्की के इमरुल्ला केम्पकन को 6-1 से हरा करके कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? जॉर्डन के अम्मान में। ठीक है, और इसमें अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रौनक दहिया ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र का ना कहां आयोजित किया गया? ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है केरल और डी है ओडिशा। तो कहां पर किया गया है? बिहार में, है ना। और ये खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग बिहार के पटना में पाटलिपुत्र खेल परिसर में शुरू हुआ है। ठीक है, और इसके जो राज्य हैं पूर्वी क्षेत्र के वो बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है। ठीक है, ये पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य हैं इसका जो खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग हुआ है उसमें ये जो राज्य हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और ये कहाँ किया है? बिहार के पटना में पाटलिपुत्र खेल परिसर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे।
हाल ही में सैलून कैटेगरी में नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? सैलून कैटेगरी में, है ना। ए है भाग्यश्री, बी है ललिता सांगवान, सी है डायना पुंडल और डी है अनिता सिन्हा। तो सैलून कैटेगरी में जो नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जो बनी है वो जो जीती है वो कौन जीती है? डायना पुंडल ने। ठीक है, डायना पुंडल ने चेन्नई में MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में सैलून श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। ठीक है, इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था उसमें 200 महिलाएं थी लगभग। उन 200 महिलाओं को पछाड़ करके ये एकमात्र सेलेक्ट हुई थी और इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दे करके चैंपियनशिप जीत ली है। कौन सी? सैलून कैटेगरी में नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप, और ये पहली भारतीय महिला है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास किस खिलाड़ी ने ले लिया है? तो ए है विराट कोहली, बी है रविंद्र जडेजा, सी है शिखर धवन और डी है रोहित शर्मा। तो किसने ले लिया है? अभी शिखर धवन ने। ठीक है, और इनकी बात करें विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा की, तो इन्होंने टी20 से संन्यास लिया है। जब भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद इन्होंने तीनों ने घोषणा कर दी थी कि ये तीनों अभी टी20 जो है फॉर्मेट उससे भी संन्यास लेने की घोषणा इनके द्वारा कर दी गई थी। तो शिखर धवन जी हैं जो ऑल फॉर्मेट से सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। ठीक है, भारत के ओपनर बैट्समैन थे, लेफ्ट हैंड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC के चेयरमैन कौन बने हैं? ए है ग्रेग बार्केले, बी है रोहन जेटली, सी है जय शाह और डी है रोजर बिन्नी। तो इसका कौन बने हैं? जय शाह, है ना। ये अभी भारत के जो BCCI थे उसके अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। इनको अभी ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, इनसे पहले जो थे ग्रेग बार्कले थे। ठीक है, और इनके स्थान पर अभी 1 दिसंबर से ठीक है 1 दिसंबर से ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, और ये इनकी बात करें दोस्तों तो 35 साल के जैसा इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा तथा 5वें भारतीय बने हैं। यानी कि ICC के जो चेयरमैन बने हैं वो भारत की तरफ से ये 5वें हैं, लेकिन सबसे युवा बने हैं। ठीक है, युवा है क्योंकि 35 साल के ही हैं। इनसे पहले जो 4 जो चेयरमैन बने थे ICC के वो कौन थे? जगमोहन डालमिया, शरद पवार, N श्रीनिवासन और शशांक मनोहर, ये 4 थे। और ये वैसे देखा जाए तो 5वें नंबर के हैं, लेकिन सबसे युवा जो हैं वो पहले स्थान पर आते हैं। ठीक है, तो जय शाह है। क्लियर, आगे देखेंगे। हाल ही में अंडर 17 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में किस देश की महिलाओं ने पहली बार टीम खिताब जीता है? तो ए है जापान, बी है भारत, सी है कजाकिस्तान और डी है दक्षिणी कोरिया। तो किसने जीता है? अपने भारत ने। ठीक है, भारतीय महिलाओं ने अपना दबदबा कायम रखते हुए 185 अंकों के साथ पहली बार टीम खिताब जीता है। ठीक है, सेकंड नंबर की बात की जाए तो जापान रहा था 146 अंकों के साथ, और थर्ड पोजीशन की बात की जाए तो 79 अंकों के साथ में कजाकिस्तान रहा है। ठीक है, तो भारत ने 185 यानी कि 185 अंकों के साथ में ये खिताब पहली बार टीम खिताब जीता है। ठीक है, अंडर 17 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में अंडर 17 एशियाई कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कितने जीते हैं? 4, 5, 9 या फिर 11। तो कितने जीते हैं? 11 पदक, है ना। देख लेते हैं तो कहाँ हो रहा था ये? जॉर्डन के अम्मान में हुए अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, जिसमें भारत ने 4 गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर है और 5 ब्रोंज है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 11 मेडल जीते हैं भारत ने। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में लुसाने डायमंड लीग प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक या कौन सा स्थान हासिल किया है? ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा, डी है चौथा। तो लुसाने डायमंड लीग में जो नीरज चोपड़ा ने स्थान हासिल किया है वो कौन सा किया है? दूसरा स्थान। ठीक है, और इनकी बात की जाए दोस्तों तो 89.49 मीटर का इन्होंने जेवलिन थ्रो फेंका था और ये दूसरे स्थान पर रहे थे। पहले स्थान की बात की जाए तो एंडरसन पीटर्स जो ग्रेनाडा से थे और उन्होंने
90.61 यानी कि 90.61 मीटर का थ्रो कर पहले स्थान पर हो रहे हैं। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा हैं, ओलंपिक में भी ये दूसरे स्थान पर थे, सिल्वर मेडल जीता था, और अभी लुसाने डायमंड लीग में भी इन्होंने सेकंड स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? ए है स्वर्ण, बी है रजत, सी है कांस्य और डी है ए और बी दोनों। तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में जो भारत ने मेडल जीता है, कौन सा जीता है? रजत पदक। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था? भारत ने मालदीव के थुलुसदू में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में प्रतिष्ठित टीम इवेंट मारू हावा कप, कौन सा कप था ये? मारू हावा कप में रजत पदक जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल की बात की जाए तो जापान टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो कहाँ हुआ था ये भी याद रखना है, मालदीव के थुलुसदू में आयोजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग सिस्टम किस भारतीय को मिली है? ए है रघुराम राजन, बी है निर्मला सीतारमण, सी है उर्जित पटेल और डी है शक्तिकांत दास। तो किन्हें मिला है? शक्तिकांत दास, RBI गवर्नर। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग है ना, A+ रेटिंग। इसके साथ दोस्तों बात की जाए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे वर्ष है ना, लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ रेटिंग मिली है। इनके साथ दो और कैंडिडेट हैं, जो कि डेनमार्क के क्रिश्चियन केटल थॉमसन और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन को भी A+ कैटेगरी मिली है। ठीक है, और बात की जाए सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड ये जारी करता है, और ये 1994 से ग्लोबल फाइनेंस द्वारा प्रतिवर्ष ये जारी कर रहा है रिपोर्ट। ठीक है, कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 1994 से ग्लोबल फाइनेंस द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के किस पूर्व महानिदेशक का निधन हो गया है? ए है विपिन चंद्रा, बी है अखिल चौधरी, सी ऑप्शन है गिरीश साहनी और डी है संदीप मल्होत्रा। तो CSIR के जो पूर्व महानिदेशक थे कौन थे? गिरीश साहनी। इनका हाल ही में भी निधन हो गया। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डॉक्टर साहनी रक्त के थक्कों के निर्माण और उन्मूलन और थक्का बस्टर दवाओं पर अपने शोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने थक्का विशिष्ट स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक दवा विकसित की थी। कौन सी दवा थी? स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, और उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी थक्का धब्बा दवा विकसित करने वाली टीम का भी नेतृत्व किया था, जिसका नाम क्या था? कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा STPS रखा गया था। क्या नाम था? STPS। ठीक है, तो गिरीश साहनी है जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में NSG का DG किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, NSG का DG यानी कि महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए है अनूप कुमार सिंह, बी है बी श्रीनिवासन, सी ऑप्शन में दलजीत सिंह चौधरी और डी है विनय अग्रवाल। तो NSG का भी DG नियुक्त किया गया है, वो किन्हें किया गया है? बी श्रीनिवासन को। ठीक है, 1992 बैच के बिहार कैडर के IPS अधिकारी हैं, और ये अभी अनूप सिंह का स्थान लेंगे। ठीक है, तो ये गत हो गए और ये अभी वर्तमान हो गए। ठीक है, तो ये अनूप कुमार सिंह पहले NSG के DG थे, इनके स्थान पर अब बी श्रीनिवासन को इसका पदभार सौंपा गया है। ठीक है, आगे। और दलजीत सिंह चौधरी की बात की जाए तो ये SSB और BSF का इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। ठीक है, SSB के ये DG हैं, लेकिन BSF का भी इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। किनको? दलजीत सिंह चौधरी को। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? ए है जय वर्मा सिन्हा, बी है सतीश कुमार, सी है अनूप कुमार और डी है विनय अग्रवाल। तो भारतीय रेलवे बोर्ड का जो अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है वो सतीश कुमार को किया गया है। ठीक है, और ये जय वर्मा का
जय वर्मा सिन्हा का स्थान लेंगे। तो पहले कौन थे, गत ये हो गए। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अब भारतीय रेलवे बोर्ड का जो अध्यक्ष और सीईओ होंगे वो सतीश कुमार जी होंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में संजीव रैना को किस फोर्स का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि एडीजी। एडीजी, डीजी होता है इनके ऊपर और इनसे नीचे क्या होता है, एडीजी यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, ए है बीएसएफ, बी है एसएसबी, सी है आईटीबीपी और डी है सीआईएसएफ। तो कौन है, आईटीबीपी के, आईटीबीपी का जो एडीजी बनाया गया है वो संजीव रैना जी को बनाया गया है। और ये लगभग 1 महीने के आसपास ही रहेंगे क्योंकि 1 महीने बाद इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए आईटीबीपी की स्थापना की तो 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो महानिदेशक हैं यानी कि जो अभी डीजी हैं वो कौन है, श्री राहुल रसगोत्रा, ये इसके अभी डीजी हैं। और इन अभी जो एडीजी बनाया गया है, फर्स्ट जो होता है वो डीजी होता है जिसको महानिदेशक बोला जाता है, इसके बाद एडीजी होता है जिसको अतिरिक्त महानिदेशक बोला जाता है यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एडीजी। ठीक है, तो कौन है आईटीबीपी के एडीजी, संजीव रैना। ठीक है, बीएसएफ की और एसएसबी को मैंने आपको बता दिया था, है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है। ए है मनोज गोयल, बी है दीप्ति गौर मुखर्जी, सी ऑप्शन है अनिल कुमार और डी है प्रमोद सिंह। तो कॉरपोरेट मामलों के जो मंत्रालय हैं वो जिसमें जो सचिव बना है वो दीप्ति गौर मुखर्जी बनी है और ये मनोज गोयल का स्थान लेंगी। ठीक है, तो मनोज गोयल थे पहले, अब इनके स्थान पर दीप्ति गौर मुखर्जी को कॉरपोरेट मामले में सचिव के रूप में पद सौंपा गया है ना। आगे देखते हैं, स्थान से संबंधित क्वेश्चन। अभी हाल ही में खबरों में रहा काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन यानी कि KAPS शॉर्ट में, है ना, किस राज्य में स्थित है। ए है गुजरात, बी है तमिलनाडु, सी है राजस्थान और डी है कर्नाटक। तो किस राज्य में है ये, गुजरात में। और ये दूसरा है। ठीक है, दूसरा है। पहले की बात करें तो पहले तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है और ये दूसरे नंबर का है भारत में, है ना, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इनकी बात की जाए दोस्तों तो गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन यानी कि KAPS 4 में भारत का दूसरा 700 मेगावाट का परमाणु रिएक्टर 21 अगस्त 2024 को पूरी क्षमता से काम करना शुरू हो गया है। 2031-32 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन यानी कि TAPS जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये दूसरा है, इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन क्योंकि अभी लेटेस्ट है ये। और ठीक है, KAPS कारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है, गुजरात में। आगे देखते हैं, स्थान से ये हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर 5 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, लद्दाख या फिर बिहार में। तो ये लद्दाख है, इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में जो जिले बनाए जा रहे हैं वो लद्दाख का आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें जो 5 जो नए जिले बना रहे हो कौन कौन से बनाया जा रहा है, जास्कर हो गया, द्रास हो गया और शाम होगा, नुब्रा होगा और चांगथांग, ये 5 जिले हैं। इसमें जो अपने गृह मंत्री हैं अमित शाह जी द्वारा घोषणा की गई है। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में लेह और कारगिल 2 ही जिले थे और इसका जो संचालन होता है वो स्वायत्त जिला परिषद द्वारा किया जाता है। ठीक है, 2019 से पहले जम्मू जो लद्दाख था वो कहाँ किसका हिस्सा था, जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था ना। अभी 2019 के बाद में इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, आपको पता ही है। आगे देखते हैं, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन। अभी हाल ही में कितने भूवैज्ञानिकों को 2023 के लिए राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार यानी कि NGA प्राप्त हुआ है। ए है 21, बी है 25, सी है 29 और डी है 33। तो भूवैज्ञानिक जो पुरस्कार, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार जो मिला है वो कितना मिला है, 21 को। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 21 भूवैज्ञानिकों को 2023 के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं। किस किस में, राष्ट्रीय भूविज्ञान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसके अलावा राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार और राष्ट्रीय युवा भूविज्ञान
पुरस्कार। ठीक है, 3 श्रेणी में दिए गए हैं और 21 भूवैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2023-24 में पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, फिल साल्ट या फिर टीम साउथी? तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं अपने कैप्टन रोहित शर्मा जी को, है ना, पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इसके अलावा कुछ और अवार्ड मिले हैं ईयर के, तो उनको भी देख लेते हैं। तो विराट कोहली को पुरुष वनडे बल्लेबाज ऑफ द ईयर चुना गया है। मोहम्मद शमी को वनडे गेंदबाज ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, और यशस्वी जायसवाल को पुरुष टेस्ट बल्लेबाज ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके अलावा आर अश्विन को पुरुष टेस्ट गेंदबाज ऑफ द ईयर चुना गया है। टीम साउथी को पुरुष T20 गेंदबाज चुना गया है और फिल साल्ट को T20 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। इसके अलावा राहुल द्रविड़ जी को सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023-24 में लाइफ टाइम अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हैं वो भारतीय खिलाड़ी हैं, चाहे वनडे की बात हो या टेस्ट की हो। क्लियर? T20 में थोड़ा सा वो है, बाकी तो वनडे और टेस्ट में भारत के ही है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए है KS चित्रा, बी है उत्तम सिंह, सी है A और B दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो लता मंगेशकर जो पुरस्कार है वो 28 सितंबर को दिया जाता है और इसमें A और B यानी कि दोनों आपका राइट आंसर होगा, यानी कि KS चित्रा और उत्तम सिंह। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रसिद्ध संगीतकार उत्तम सिंह और पार्श्व गायिका कौन है KS चित्रा को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, राज्य संस्कृति विभाग हर साल मंगेशकर की जयंती यानी कि 28 सितंबर पर यह पुरस्कार प्रदान करता है। उत्तम सिंह ने 2022 जबकि चित्रा को 2023 का यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो 1984 में स्थापित इस पुरस्कार का उद्देश्य सुगम संगीत के क्षेत्र में कलात्मक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है और इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो ठीक है, तो लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? KS चित्रा और उत्तम सिंह को, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रिशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए है विपिन पाल, बी है मनीष देसाई, सी है तरुण चुग और डी है भीम सिंह। तो ये जो बुक है ये तरुण चुग द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रिशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो कौन है इसके लेखक? तरुण चुग। आगे देखेंगे, एक और है पुस्तक का सवाल। हाल ही में सपनों की उड़ान नामक ई-पत्रिका का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ए है JP नड्डा, बी है अमित शाह, सी है नरेंद्र मोदी जी और डी है धर्मेंद्र प्रधान। तो किसके द्वारा किया गया है सपनों की उड़ान? धर्मेंद्र प्रधान। क्या है ये ई-पत्रिका है ना, और ये केंद्रीय मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। थोड़ा जान लेते हैं। ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सहयोग से NCERT द्वारा छात्रों के लिए लॉन्च की गई एक त्रैमासिक ई-पत्रिका है। इसका विमोचन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि 23 सितंबर को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया, जिसका विषय क्या था? अंतरिक्ष था। क्या था? अंतरिक्ष। इसका विषय क्या था? अंतरिक्ष। ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, है ना। हाल ही में कौन सी कंपनी ने मंकी पॉक्स यानी कि एमपॉक्स वैक्सीन बनाने की घोषणा की है? ए है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, बी है एस्ट्राजेनेका, सी है सीरम इंस्टीट्यूट और बी है मॉडर्ना। तो कौन सी है? सीरम इंस्टीट्यूट। मंकी पॉक्स आपको पता है WHO ने भी इसके लिए एडवाइजरी जारी की हुई है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है और मुख्य रूप से ये कांगो देश में देखी जा रही है। ठीक है, कांगो में देखी जा रही है। भारत में इसके भी मिले नहीं है मरीज वगैरह। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने इसकी जो वैक्सीन है वो बनाने की घोषणा कर दी है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में भारत के पहले रियूजेबल
हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ए है मुंबई, बी है कटक, सी है चेन्नई और डी है हैदराबाद। तो कहाँ किया गया है? चेन्नई में, है ना। तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने भारत के पहले रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, क्या नाम है, मिशन रुम्मी 2024 लॉन्च किया है, जो कि चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड थिरुविंडधई में टीटीडीसी ग्राउंड से एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह रॉकेट को चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है। ठीक है, तो चेन्नई में इसका सफल परीक्षण किया गया था। क्लियर। आगे देखेंगे, योजना से संबंधित सवाल है भी। हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है हरियाणा। तो कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र, है ना, पहला राज्य बन गया है ये। और देश की बात की जाए केंद्र में, तो ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है। क्या है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। सुनिश्चित पेंशन, ये पेंशन से संबंधित है। सुनिश्चित पेंशन क्या है कि न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीने में प्राप्त औसत मूल वेतन का क्या 50% कम सेवावधि के लिए। ठीक है, तो जो पेंशन जो मिलेगी न्यूनतम 25 वर्ष यानी कि सेवा करने के बाद में, जब वो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट लेगा, तो उसके जो लास्ट 1 साल यानी कि 12 महीने की जो उसकी औसत मूल वेतन है, उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसका 50% उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी क्या कंडीशन है? सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, यानी कि कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60%, यानी कोई कर्मचारी सर्विस कर रहा है और उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो पेंशन मिलेगी वो जो उसकी वर्तमान तनख्वाह थी उसका 60% उसके परिवार को पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, और जो तीसरी जो कंडीशन है सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन की है, और वो न्यूनतम पेंशन 10 वर्ष की सेवा के बाद, यानी कि 10 वर्ष की सेवा करने के बाद में अगर वो रिटायरमेंट लेता है तो उसको 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस थी। तो ये महाराष्ट्र जो है वो पहला राज्य बन गया है। ठीक है, यूपीएस लागू करने वाला। आगे देखेंगे, हाल ही में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ए है मध्य प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है केरल। तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। क्या है इस योजना में? सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग जो बच्चे हैं उनके माता पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे उनका पारिवारिक गुजारा हो सके और बच्चे स्कूल में पढ़ सकें। ठीक है, इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में सुभद्रा योजना कहां शुरू की गई है? ए है मध्य प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है गुजरात और डी है ओडिशा। तो कहां की गई है सुभद्रा योजना? ओडिशा में। ठीक है, क्या है? ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन मांझी ने सुभद्रा योजना का आरंभ किया, जिसमें 21 से 60 वर्ष की जो आयु की जो महिलाएं हैं उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। जो 21 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको 50,000 रुपये, यानी कि 5 साल में हर साल 10,000 रुपये उनको राखी पूर्णिमा या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस होगा उस पर, दोनों पर 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, यानी कि साल के उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और टोटल जो 5 साल होगा ये 28-29 तक 2028-29 तक चलने वाली योजना है। और हर साल कितने? 10,000 रुपये दिए जाएंगे। टोटल कितने दिए जाएंगे? 50,000 रुपये। 5-5 हज़ार रुपये की 2 किस्त दी जाएगी, जिसमें एक किस्त जो होगी वो राखी पूर्णिमा पर होगी और दूसरी जो किस्त होगी वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में दीनदयाल स्पर्श योजना किसने शुरू की है? ए है केंद्रीय संचार मंत्रालय, बी है आरबीआई, सी है डाक विभाग और डी है शिक्षा मंत्रालय। तो किसने की है? डाक विभाग ने, है ना। क्या है इस योजना में? डाक विभाग ने छात्रों के बीच टिकटॉक में अनुसंधान और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की है। ठीक है, इसके उद्देश्य की बात की जाए तो छोटी उम्र में ही बच्चों में डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन,
को प्रोत्साहन देने और शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों के बीच डाक टिकट संग्रह की रुचि पैदा करने के लिए इस प्रकार की योजना डाक विभाग द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, आगे देखेंगे, दिवस से संबंधित सवाल है अभी। हाल ही में 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? ए है संविधान हत्या दिवस, बी है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, सी है सद्भावना दिवस और डी है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। तो 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। क्यों मनाया गया था? चंद्रयान 3 मिशन भारत का तीसरा चंद्र मिशन था जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना था और इस मिशन ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ सफलतापूर्वक उतरकर इतिहास रच दिया था। कब? 23 अगस्त 2023 को। और भारत कौन सा देश बन गया था? चौथा देश बन गया था। ठीक है, जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो इसी वजह से 23 अगस्त को हर साल अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, विविध से संबंधित सवाल है भी। हाल ही में ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे मजबूत फूड ब्रांड कौन सा बना है? ए है हर्षे, बी है नेस्ले, सी है अमूल दूध और डी है लेज। तो कौन सा बना है? अमूल दूध, है ना। क्लियर, आगे देखेंगे, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा किनके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया गया है? ए है लता मंगेशकर, बी है एम करुणानिधि, सी है अटल बिहारी वाजपेयी और डी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अभी शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है। वो किसके लिए जारी किया है? एम करुणानिधि, और ये तमिलनाडु के सीएम रह चुके हैं। इनके शताब्दी स्मारक के रूप में 100 रुपए का, है ना, सेंचुरी कम्युनिटी कॉइन ऑनिंग एम करुणानिधि। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किसने किया है? ए है अमित शाह, बी है नरेंद्र मोदी, सी है जेपी नड्डा और डी है राजनाथ सिंह। तो प्रथम जो नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया है वो किसने किया है? जेपी नड्डा ने। ठीक है, बीजेपी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा भी प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया है। क्या उद्देश्य है इसका? कि भारतीय फार्माकोपिया की मान्यता और भारत की प्रमुख प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के कार्यान्वयन पर सार्थक चर्चा को बढ़ावा देना ही इस प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन करने का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अंतिम सवाल देखेंगे आज का। हाल ही में भारत ने किस देश को 4 भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री यानी कि भीषम क्यूब भेंट किए हैं? ए है रूस, बी है पोलैंड, सी है यूक्रेन और डी है मलेशिया। तो किसे दिए हैं? यूक्रेन को। यूक्रेन दौरे पर जाने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं और 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन की स्थापना हुई थी, यानी ठीक है। तो पहले भारतीय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो यूक्रेन गए हैं। ठीक है, यूक्रेन का जो विघटन हुआ था 1991 में किससे हुआ था? सोवियत संघ के टूटने के बाद हुआ था। और पोलैंड की बात की जाए दोस्तों, अभी ये मोदी जी यूक्रेन और पोलैंड दौरे पर थे। ठीक है, तो पोलैंड दौरे में पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा है। इससे पहले 1979 यानी कि 79 में मोरारजी देसाई वहाँ गए थे, यानी कि 45 साल बाद नरेंद्र मोदी पोलैंड गए हैं। जो सबसे पहले जो गए थे प्रधानमंत्री वो 1979 में मोरारजी देसाई गए थे। ठीक है, और यूक्रेन की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री है जिन्होंने 1991 के बाद में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन की स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यूक्रेन गए हैं और इनको भीषम ट्यूब यानी कि हॉस्पिटल टाइप का ही है, ये उड़ता हॉस्पिटल है। ठीक है, इसमें सारी सुख सुविधाएं होती है, तो ये यूक्रेन को भी गिफ्ट में दिए गए हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।